प्रोफेसर डॉक्टर विलास खरात सर। साथियों, यह अधिवेशन जैसा आप सुन रहे हैं वैसा ऑल इंडिया के लोग इसे सुन रहे हैं। संगठन के पेज पर इसका लाइव प्रसारण भी हो रहा है, इसलिए महाराष्ट्र में जो एक्टिविटी चल रही है वो दूसरे राज्य के लोगों को भी मालूम हो, इसलिए मैं अपनी बात हिंदी में रख रहा। साथियों, जैसा महाराष्ट्र में ये चौथा राज्य अधिवेशन चल रहा है, अगले 2 माह के भीतर में हम 25 राज्यों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के राज्य अधिवेशन संपन्न करने जा रहे हैं। यानी इसका संगठनात्मक जाल ऑल इंडिया में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये हमारे लिए, हमारे आंदोलन के लिए बहुत ही फख्र की बात है, गौरव की बात है। अभी का जो विषय है कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, साकेत मुक्ति आंदोलन, जगन्नाथपुरी मुक्ति आंदोलन के लिए राष्ट्रव्यापी अथवा बौद्धों को जनगणना में क्या लिखना चाहिए, एक विचार मंथन गए। जापान के अलग राष्ट्रों के लोगों को बुलाया और उन्होंने जो बुद्ध गया में जाकर देखा वो उन्होंने उनको बताया। तो जापान के लोग या दुनिया में ब्रिटिश लोगों का राज फैल चुका था, तो जापान के लोगों ने योजना बनाई कि हम आपको बुद्ध की प्रतिमा भेंट करते हैं और आप बुद्ध गया में उसको स्थापित करो। और जिसकी आप कंप्लेंट कर रहे हो ब्राह्मण महंत, वो क्या करते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं, हम जरा देखते हैं। अनागरिक धर्मपाल को जापान के अंतर्राष्ट्रीय परिषद में बुद्ध की प्रतिमा भेंट की गई और वो प्रतिमा जापान से लेकर आए और बुद्ध गया में वो जब स्थापित कर रहे थे, जब बुद्ध को वंदन कर रहे थे, तब वहाँ पर महंत के गुंडे आ गए। महंत दौड़े दौड़े आ गया और महंत और ब्राह्मणों ने मिलकर और उनके गुंडों ने मिलकर अनागारिक धर्मपाल को पिटाई किया, उनका सर फूटा, फिर भी वो वहाँ से हटे नहीं। फिर वहाँ ब्रिटिश लोगों का हुकूमत होने के कारण इस मामले को गंभीरता से लेकर महंत के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुआ। उस समय के ब्रिटिश जो धाराएं आईपीसी, उसके तहत अलग अलग धाराएं लगी और उसमें एक धारा थी कि दूसरे लोगों के धार्मिक पूजा पद्धति में विघ्न डालना। मामला मारपीट का था, हत्या करने का तक था। इसलिए इस केस को गंभीरता से लेकर जेफरसन नामक जज ने बुद्ध गया के मामले का फैसला सुना दिया और महंत ने पिटाई किया, इसलिए और महंत ने युक्तिवाद किया कि मालिकाना हक हमारा है। जैसे अयोध्या में केस चली, केस का इशू था कि क्या ये लैंड मुसलमानों की है या ब्राह्मणों की है, यानी लैंड के मालिक कौन है, मालिकाना हक किसका है। तो जज लोग, ब्रिटिश जज लोग न्याय को मानते थे और इसलिए उन्हें लग रहा था कि ये सच्चाई ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने ही जग जाहिर किया था। और 1890 को सर मेजर जनरल कनिंघम के द्वारा महाबोधि महाविहार का उत्खनन करके उस बोधि वृक्ष के नीचे सम्राट अशोक द्वारा निर्मित वज्रासन मिला था और जिसके ऊपर सम्राट अशोक की लिपि भी मिली थी। यानी आर्कोलॉजिकल एविडेंस भी कोर्ट के सामने था। फिर भी कोर्ट ने ब्राह्मण महंत की बाजू सुनी
तो महंत ने युक्तिवाद किया कि हम लोग जो है हम भी बुद्ध को मानते हैं, मगर हमारा बुद्ध कौन सा है? पुराणों में जो वर्णित बुद्ध है वो हमारा है। फिर उनको जवाब पूछा कि आप बुद्ध के कपड़े, बुद्धों के चेहरे को ढककर क्यों रखते हो? तो महंत ने कहा कि हम वैसे बुद्ध जो है विष्णु कैसे कर सकते हो? अगर तुम शैव वैष्णव के खिलाफ हो तो तुम विष्णु के अवतार का सहारा कैसे ले सकते हो? तो कोर्ट ने फैसला देते हुए कहा इस स्थल को इसीलिए बचाना जरूरी है कि जगन्नाथपुरी का ऐसा ही हुआ है। जगन्नाथपुरी का जानकारी लेने के लिए बंगाल का आर्कोलॉजिस्ट था राजेंद्र लाल मित्रा, वो कायस्थ जाति के थे। उन्होंने रिपोर्ट बनाकर कोर्ट को पेश किया और राजेंद्र लाल मित्रा कनिंघम महोदय ने कहा कि जगन्नाथपुरी बौद्ध विहार है, इसके ऊपर ब्राह्मणों ने जैसा कब्जा किया वैसा ये कब्जा करना चाहते हैं। तो साथियों, कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए ब्राह्मणों की बातों को हवा में उड़ा दिया और फैसले में ये कहा कि बौद्धों के 4 स्थलों को ब्राह्मणों ने इसी तरह कब्जा किया है। और ब्राह्मणों ने ऐसा क्यों किया? तो मूल बौद्ध धर्मीय लोगों को ब्राह्मणी धर्म के अंदर गुलाम बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया है। यानी जगन्नाथपुरी मुक्ति आंदोलन ये केवल बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, ये केवल बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन का मामला नहीं है साथियों। कोर्ट ने फैसला दिया है कि नॉन ब्राह्मणी लोग, एससी, एसटी, ओबीसी के लोग ये मूलतः बौद्ध धर्मीय लोग थे और बुद्ध धर्म को खत्म करने के लिए ब्राह्मणों ने बुद्ध गया पर कब्जा किया है। ये बात हम लोगों को बताना इस माध्यम से चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कलकत्ता सरकार ब्रिटिश सरकार के हेडक्वार्टर था और जो लॉर्ड कर्जन था वो प्रमुख है। तो लॉर्ड कर्जन ने एक बड़े इतिहासकार को एक खत लिखा, मगर एक प्रतिलिपि उन्होंने विवेकानंद की जो शिष्या थी सिस्टर निवेदिता को एक लेटर लिखा। हमें बहुत दिन से विवेकानंद की विचारधारा को लेकर आकर्षण था, तो हमने उनका समग्र साहित्य पढ़ डाला। कभी वो ब्राह्मणों की तरफ झुक रहे, कभी वो बुद्ध धर्म का गुणगान कर रहे, तो हमें पता नहीं चल रहा था कि इनकी विचारधारा है क्या। तो हमको लगा कि उनकी शिष्या फॉरेनर थी सिस्टर निवेदिता, तो इनके कुछ राइटिंग्स होंगे, तो उनके करस्पॉन्डेंट के हमें 3 वॉल्यूम्स मिले। वो 3 वॉल्यूम में एक खत जो लॉर्ड कर्जन ने लिखा था और एक बड़े हिस्टोरियन व्यक्ति को लिखा था, उसकी एक कॉपी सिस्टर निवेदिता के फाइल में थी। और जब सिस्टर निवेदिता का करस्पॉन्डेंट पब्लिश किया ब्रिटिश लोगों के द्वारा, तो उसमें एक लेटर हमें मिला। वो पढ़कर हमें बहुत आश्चर्य लगा। लॉर्ड कर्जन महोदय कहते हैं कि अब कोर्ट का फैसला हो गया है, महंत अभी हार गया है, अब मुझे नहीं लगता कि महंत कुछ करेगा। महंत का इंटरेस्ट पैसा लुटाना है, तो मैं तुम्हें उसके पास भेज रहा हूँ, तुम उसको ऊपर थोड़ा प्रेशर डालो और उसको कहो कि ये बुद्ध गया अब तुम्हारे हाथ से निकल गया है, मगर सलाह देता हूँ तुम्हें बदले में कुछ चाहिए तो हम बदले में कुछ दे सकते हैं। सिस्टर निवेदिता को लिखा, सिस्टर निवेदिता के करस्पॉन्डेंट में लॉर्ड कर्जन का ये खत सिद्ध करता है कि वो हार चुका था, मगर ब्रिटिश लोगों ने उसके ऊपर से उसको हटाया क्यों नहीं। उस खत में ये भी बात जिक्र में आई है
कि हमें पुराने रिकॉर्ड में यह बात पता चली, जब ब्रह्मदेश के राजा ने डोनेशन दिया उसको बुद्ध गया को 12वीं-13वीं शताब्दी में, तो महंत ने उस समय ऑब्जेक्शन नहीं लिया। तो अब किस आधार पर कह रहा है कि ये मेरा है? और उसके ही गवाह से पता चला है कि उसको वो जगह पर कब्जा करने का अधिकार कैसे मिला। तो एक मुगल का सुल्तान वहां पर आया था और उसने एक गांव कुछ रुपए देकर खरीद लिया था, और पहले उसने गया के पास का गांव लिया और धीरे धीरे इस जगह का कोई मालिक नहीं था, इसके ऊपर कब्जा किया। ज्यादा से ज्यादा ये 400-350 वर्ष पहले किया। मगर सवाल है कि ब्रिटिश लोगों ने फैसला तो बौद्धों के समर्थन में दिया, मगर उसका ऊपर जो कब्जा था वो उसको हटाया क्यों नहीं? तो ब्रिटिश लोगों ने 1857 में जो गदर हुआ था उसके बाद रानी के डिक्लेरेशन में कहा है कि हम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इस पॉलिसी के तहत ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट लोगों के स्थान होने के बावजूद कब्जा कर रहे थे। ये बात सामने आती। अभी हाल ही में एक 80-82 वर्ष के एक सिलीगुड़ी के एक बड़े बुद्धिस्ट व्यक्ति है, उन्होंने मुझे लॉकडाउन में संपर्क किया। वो क्लास 1 ऑफिसर है, रिटायर्ड है, और बोले मैं डायबिटीज पेशेंट हूँ और मैं बहुत बीमार हूँ और मैं यहाँ से हिल नहीं पा रहा हूँ, आप मुझे मिलिए। मैंने कहा किस वजह से? तो उनका नाम है मिस्टर। तो वांगड़ी जी ने मुझे ये कहा कि बुद्ध गया की केस मैं 2000, आप लोग एक राज्य में नहीं कई राज्यों में इसकी मुझे जानकारी मिल गई है, तो ये केस आप लड़ो, मैं आपको रिक्वेस्ट करता। मैंने उनको कहा कि आपको 2018 में फैसला आया, उसकी जजमेंट की कॉपी भेजो। वो जजमेंट की कॉपी केवल 1 पन्ने की थी। इतना बड़ा मामला था, इतना संगीन मामला है। उनका ये पॉइंट था वांगड़ी जी का कि बुद्ध गया का जो स्थान है ये इंटरनेशनल हेरिटेज है, तो इसको बौद्धों के नियंत्रण में क्यों नहीं दिया जाता? तो जज लोगों ने 7-8 साल लगाया और फैसले में 2-4 लाइन में लिख दिया। क्या लिखा कि ये मामला जुडिशरी के अधीन नहीं आता है। ये मामला जुडिशरी के अधीन नहीं आता है। महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 ये बिहार राज्य के लेजिस्लेचर ने पास किया है, वहाँ के विधिमंडल ने, विधानसभा ने पास किया है। तो हम आपको आदेश करते हैं कि इस कानून में कुछ कमियां या खामियां है, इसको आधार बनाकर आप नई केस दाखिल करो। मगर हम डायरेक्ट विधानसभा के द्वारा पारित किए गए कानून को हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि न्यायपालिका की मर्यादा है। साथियों, 1895 को फैसला आया, ये बौद्ध स्थान है, और 1949 को जो एक्ट बना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, 1949 को पूरे भारत के स्थलों पर कब्जा करने की बहुत बड़ी साजिश हुई। उसके तहत मस्जिद के अंदर राम रखने का काम भी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा करवाया, और 1949 को ही बुद्ध गया ब्राह्मणों के नियंत्रण में होना चाहिए, ऐसा कानून लेजिस्लेचर में नेहरू के द्वारा पास करवाया। और पास करवाने का एक दुख भरा इतिहास है। 1929 को बुद्ध गया में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था। जापान, तिब्बत, ब्रह्मदेश, कई राष्ट्रों के डेलीगेशन लोग गांधी जी को मिलने गए। गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि आप राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आपको विनती है कि बुद्ध गया में आने वाले भिक्षु को रहने के लिए, टॉयलेट के लिए सुरक्षा की व्यवस्था तक नहीं है, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, आप बौद्धों को ये स्थान महंतों से छुड़ाओ। ऐसी विनती तिलक गांधी को की।
गांधी बड़े चालाक थे। गांधी जी ने जवाब दिया, हम लोग कांग्रेस के लोग आज़ादी के लिए आंदोलन चला रहे हैं और आप लोग कह रहे हैं कि ये बौद्धों की विरासत है, हम लोग ब्रिटिशों के गुलाम हैं, मगर मैं आपको आश्वस्त करता हूँ जिस दिन हम आज़ाद हो जाएंगे उस दिन हम बौद्धों को बुद्ध गया दे देंगे। गांधी जी ने फैसला दिया, नाराज ना हो इसीलिए कायस्थ जाति का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कमेटी बनाई ताकि बौद्ध राष्ट्र लोग कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन को समर्थन दे। जैसे ही भारत आजाद हुआ, राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति थे, राजेंद्र बाबू मुकर गए, गांधी जी का हैरान हो गया था और गांधी जी का चेला ब्राह्मण नेहरू देश का हुक्मरान बन गया था। नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद को वहां नहीं भेजा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो बुद्ध धर्म का नंबर 1 का दुश्मन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन बौद्ध धर्म का विरोधी आदमी को वहां भेजा, महंतों के साथ गुप्त मीटिंग किया और महंत को कहा ये जमीन आपको अगर हम लीगली आपके कब्जे में दे तो आपकी क्या राय है। महंतों ने कहा ये तो खुशी की बात है। महंतों को मना लिया और आनंद फानन में महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949 को पास किया। उसकी कमजोरी नंबर 1 है, ब्राह्मण उस पर हावी है। नंबर 1, 8 मेंबर रहेंगे, 4 बौद्धों के रहेंगे, 4 महंत ब्राह्मण रहेंगे और हेड जो रहेगा कलेक्टर रहेगा, मगर कलेक्टर को मुसलमान नहीं रह सकता गया का, ओबीसी कलेक्टर नहीं रह सकता, ब्राह्मण ही होना चाहिए। मानो अलिखित नियम है तो 5 बहुमत ब्राह्मणों के पक्ष में, 4 तो ऐसे ही बौद्ध आसाम, पौंडीचेरी, बंगाल, सिलीगुड़ी ऐसे बौद्ध रहेंगे जिनको ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ बुद्धिस्ट मूवमेंट चल रही है पता नहीं है या वो प्रयास नहीं कर रहे, वो अपने ही कान के नीचे रहेंगे। ऐसे लोगों को उन्होंने कब्जा किया। उस एक्ट में ये भी लिखा कि उनकी कमेटी के द्वारा कोर्ट में चुनौती नहीं दिया जा सकता या उनकी निजी जानकारी, सीक्रेट जानकारी पब्लिक नहीं की जा सकती। मैं ये कहता हूँ बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन 1895 के द्वारा भारतीय कानून विधि से वो बौद्धों का स्थान है, इसलिए वो अब हमारा है। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेजिस्लेचर किसके द्वारा बनता है, लोगों के वोटों के द्वारा बनता है। तो बिहार में अब बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का कारवा बढ़ रहा है और बंते जी जो उद्घाटक आए थे उन्होंने कहा हम बड़ा सम्मेलन बुद्ध गया में ही करते हैं, तो हमें बड़ी शक्ति दिखाकर संगठित रूप से बुद्ध गया को मुक्त करना होगा। ये इस विषय के पीछे मकसद है। दूसरा है साकेत मुक्ति आंदोलन। साकेत मुक्ति आंदोलन के पीछे एक सोच है। आप कह सकते हो कि मुस्लिम और ब्राह्मण लोगों में जो झगड़ा चल रहा था, जस्टिस गोगोई के द्वारा वो फैसला हो गया, 1250 पन्ने का फैसला सुनाया। फैसले में गोगोई महोदय ने ये कहा कि निष्कर्ष ये है, मस्जिद बनने से पहले भी हिंदुओं की आस्था यही थी कि भगवान राम का जन्मस्थान यही है जहां बाबरी मस्जिद थी, और इस आस्था की पुष्टि दस्तावेजों और मौखिक सबूतों, मौखिक बातों से होती है। खास बात है कि गोगोई और अन्य 4 जज फैसले में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ब्राह्मण वकील लोग हिंदू का जिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि ब्राह्मण्स का जिक्र कर रहे थे, और जज महोदय हिंदू का जिक्र कर रहे हैं। जज को मैनेज करके ले लिया गया। विवादित जमीन है 1.70 एकड़, यानी 1.25 एकड़ की जगह का विवाद है। मगर जो अन्य बुद्धिस्तान है जिसमें अशोका के द्वारा बनाए गए 4 स्तूप है और विशाखा के द्वारा बनाया गया पुब्बाराम विहार है, एक स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थि आज भी है जिसको कुबेर पर्वत कहा जाता है। वर्तमान मोहन भागवत जो संघ का प्रमुख है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है, वो कोई लोगों के द्वारा चुना गया व्यक्ति नहीं है,
वो तो एक आतंकवादी संगठन का नेता है। मोहन भागवत के द्वारा फैसला ये दिया गया कि 200 एकड़ जमीन राम मंदिर ट्रस्ट को दी जाती है, यानी विवाद का मामला 1.70 एकड़ का था, यानी 1.25 एकड़ का था। अब वो जगह पर तुमने कब्जा कर लिया, मगर उसके आसपास में जो बौद्ध स्थल है सम्राट अशोक द्वारा और विशाखा के द्वारा, एक जगह तो ऐसी है कि वहां अशोक के स्तंभ को तोड़कर ऊपरा जो हिस्सा है शेर का मुख जो है उसको जमीन में उल्टा गाड़ दिया, और उसके कमल के जो पंखुड़ियां आज भी दिखाई देते हैं, और उसको उन्होंने महादेव का पिंड कहना शुरू कर दिया। और आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं वो पिंड नहीं है, वो सम्राट अशोक के शेर स्तंभ का ऊपरी हिस्से को उन्होंने अभी अपने कब्जे में लिया है। पुरातत्विक आधार पर साकेत हमारी है, और ये मामला कोर्ट के द्वारा खत्म नहीं हुआ है, बल्कि वो जो अशोका के द्वारा निर्मित जो स्तूप है उसको बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसलिए इसको चर्चा का मुद्दा बनाया है। दूसरा मुद्दा साथियों, जो आखिरी मुद्दा है कि गिर सोमनाथ के नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, उसके नीचे बुद्धा का रिलीक कास्केट है, यानी अस्थियां भी है। अब खोदे बगैर कैसे पता चला? नरेंद्र मोदी का एक दिन दिमाग खराब हो गया। नरेंद्र मोदी को ऐसा लगा कि इंटरनेशनल हेरिटेज वाले लोगों ने कच्छ-भुज में सिंधु सभ्यता की साइट को नाम दिया इंटरनेशनल हेरिटेज, तो उसके सलाहकारों ने शायद उसको सलाह दिया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे भी ऐसा ही कुछ सिंधु सभ्यता जैसी कोई साइट होगी, बाद में मंदिर बना होगा। तो नरेंद्र मोदी को लगा कि अब मेरा राज्य है, मेरा श्रेय हो जाएगा। उसने कुछ आर्कोलॉजिस्ट लोगों को, एएसआई को नहीं, भारतीय पुरातत्व विभाग को यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, बल्कि एक्सपर्ट जो आर्कोलॉजिस्ट लोग थे, एक प्राइवेट संस्था को जीपीएस सर्वे के द्वारा, यानी जमीन की कुछ हिस्से में खुदाई करना, और जैसे कोई एक्सरे होता है, जैसी कोई जेरॉक्स की कॉपी करते हैं, उसी तरह एडवांस टेक्नोलॉजी से सर्वे कराया गया, और उस सर्वे के तहत 3 मंजिला बुद्ध विहार है। तो अभी ये चर्चा यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों में 25 राज्य अधिवेशन हम कर रहे हैं, गुजरात में भी कर रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर के नीचे बौद्ध स्थल है। तो नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, तो नरेंद्र मोदी बाहर जाकर तो बुद्ध की बहुत वाहवाही करता है, मगर जब बुद्ध की विरासत मिली तो बुद्धिस्टों को, राष्ट्र को, एएसआई को क्यों नहीं देना चाहता, ये जानकारी लोगों को होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, आखिरी मुद्दा है, एक किसी साथी ने एक सवाल लिख के भेजा, और वो सवाल का जवाब इस सब्जेक्ट में है। एक साथी ने ऐसा कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थापन किया बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यह प्रबल संघर्ष इंटरनेशनल नेटवर्क, इस नाम की संस्था अलग करने की जरूरत क्यों पड़ी, ये उन्होंने सवाल पूछा, नाम नहीं लिखा, मगर सवाल पूछा, इसके लिए धन्यवाद। तो वो जानकारी देने के लिए इसके, और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का जो है वो धर्मगुरु, उनको मान्यता था बोधाचार्य, और वो जो बॉम्बे रीजन में जो काम कर रहा है, अच्युत उसका नाम है, उनका डायलॉग हुआ, उसने उसका कॉल रिकॉर्ड किया, बोधाचार्य का कॉल रिकॉर्ड किया, और जो आरएसएस प्रायोजित व्यक्ति है उसने उनको ये बात पटा लिया कि बौद्ध लिखने से आपके सहूलतें जाएगी, आपके अधिकार जाएंगे। उसने कहा बोधाचार्य, कौन से अधिकार जाएंगे? तो उसने राजनीतिक आरक्षण जाएगा, यानी आपकी रिजर्व सीट कम होंगे। तब बोधाचार्य ने कहा तो फिर हमें तो जाति के कॉलम में मार लिखना करके भाई भीमराव अंबेडकर जी, इन्होंने कहा कि बौद्धों को बौद्ध लिखना चाहिए, मगर अपनी पूर्व की जो जाति है उसको भी लिखना चाहिए। साथियों, बाबा साहब अंबेडकर ने जब धर्मांतर किया, दूसरे दिन सभा लिया, सभा लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग श्याम होटल में ली, और श्याम होटल में बाबा साहब ने कहा अब मैं बौद्ध बन गया हूँ, इसलिए अब मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब मैं बौद्ध बन गया हूँ, अब मैं रिजर्व सीट पर चुनाव नहीं लड़ूंगा, और मेरी ये ख्वाहिश है
और ये हमारे संगठन का एजेंडा है कि 1960 के पहले पहले ये रिजर्व सीट का मामला खत्म हो जाना चाहिए। बाबा साहब का स्टेटमेंट था और ये स्टेटमेंट चांगदेव भवानराव खैरमोड़े का 12 वैल्यूम में जो अंबेडकर चरित्र है, वैल्यूम नंबर 12 में इसका जिक्र है, मीटिंग का प्रोसीडिंग है, उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने कहा अगर अनुसूचित जाति और जनजाति से जो एमपी एमएलए चुनकर जाते हैं वो विधिमंडल में हमारे समाज के लिए मुंह तक नहीं खोलते हैं, वो लोग मुंह क्यों नहीं खोलते? तो बाबा साहब ने अंबेडकर ने कहा वो मुंह तक नहीं खोलते हैं, वो मुंह तब खोलते हैं जब उन्हें जामई आती है। तो ऐसे गधों की हमें क्या जरूरत है? बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ऐसी गधों की हमें क्या जरूरत है? तो बाबा साहब का एक दृष्टिकोण है। बाबा साहब की वो स्पीच अवेलेबल है जो अखबार वालों के द्वारा, मीडिया के द्वारा गांव देहातों में ये अफवाहें फैलाई जा रही थी कि धर्मांतर करने से बौद्धों की सहूलियत जाएगी। तो बाबा साहब अंबेडकर ने उसके कई उदाहरण देकर बातें बताई। समय अभाव में मैं 2 ही उदाहरण देता हूँ जो बाबा साहब अंबेडकर ने वहाँ पर बताए थे। एक उदाहरण उन्होंने बताया कि रेल में मुझे एक ब्राह्मण लड़का मिला और उसने मुझे कहा कि अंबेडकर साहब आप सही नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है वो मरे हुए जानवर का मांस निकालते हैं, उसकी हड्डियां होती है, उसका चमड़ा होता है और उसके कई लगभग 200-250 रुपए मिलते हैं चमड़े का सब मिलाकर। तो आप आपके लोगों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आता। आपका समाज गरीब है और आप गरीब समाज को और गरीब बना रहे हो। तो बाबा साहब ने कहा वो मुझे ऐसा बोला था तो मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, मैंने उनको कहा तुम्हारी बूढ़ी मर जाती है, तुझी म्हातारी मरते, तुम्हारी माँ मर जाती है तो तुम्हारी माँ को कंधा कौन देता है? तो वो बोला मैं ही देता हूँ। तो बाबा साहब ने कहा तुम्हारी माँ मरती है तो तुम कंधा देते हो, तो तुम्हारी गाय भैंस मर जाती है तो उसको तुम कंधा क्यों नहीं देते हो? हम क्यों कंधा दे? बाबा साहब ने अपने लोगों को कहा, मैंने उनको कहा कि 250 मिलता है, मैं कानून बनाता हूँ, ऊपर से और 250 की व्यवस्था करता हूँ और ब्राह्मण लोग ये काम करें। मेरे लोगों की चिंता मेरे ऊपर छोड़े, ये जो काम तुम कह रहे हो ये फायदे वाला है तो तुम ब्राह्मण लोग महार बन जाओ और ये काम पूरा करो। संगमनेर का उदाहरण देते हुए कहा, जो आज का मामला है वो उस समय भी था। संगमनेर का उदाहरण देते हुए बाबा साहब ने कहा, एक पत्रकार ने मुझे कहा 2 मिनट मिलना है, मैंने कहा आ जाओ। तो उसने मुझे कहा कि आप सही नहीं कर रहे हो, ये रिजर्व सीट का मामला है, धर्मांतर करोगे रिजर्व, ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, आरक्षित सीट नहीं मिलेगा तो आपके लोग नेता नहीं बनेंगे, विधायक नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा तुम्हें मेरे समाज की बहुत चिंता लग रही है तो तुम ऐसा करो, वो मेरा टेंशन है, मैं देख लूँगा, तुम ब्राह्मण लोग महार बन जाओ और ये रिजर्व सीट है, ये ब्राह्मण महार बन के भरे, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आखिरी उदाहरण बताते हुए बाबा साहब अंबेडकर ने बताया कि बॉम्बे में एक बस्ती है और उस बस्ती बदनाम बस्ती है और उस बदनाम होने की वजह है कि वहाँ महिलाएं अपना देह बेचकर, चरित्र बेचकर पैसा इकट्ठा करती है और पैसा आने के बाद वहाँ ईरानी लोगों की होटल्स है, वहाँ वो महिलाएं जाती है और मेज पर टेबल पर थपथपाकर वेटर, बाबा साहब ने डका, अरे सुलेमान एक खीमा 2 पाव लाओ, और वेटर उस महिला की ऑर्डर को मानकर उसको परोसता है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा ऐसा चाहिए? सत्व बेचकर, स्वाभिमान बेचकर अधिकार चाहिए? तो बाबा साहब अंबेडकर की बात सुनकर लोगों ने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। तो बाबा साहब अंबेडकर ने सिद्धांत उस समय के लोगों को बताया, आम्हाला भाकरीपेक्षा स्वाभिमान जास्त प्रिय है। हमें सबसे ज्यादा अगर कोई चीज प्रिय है वो स्वाभिमान प्रिय है। हम धर्मांतर रोटी मिले इसके लिए कर रहे, हम धर्मांतर इंसानियत पाने के लिए कर रहे हैं, स्वाभिमान हासिल करने के लिए कर रहे हैं, ये हमारे धर्मांतर का मकसद है। बाबा साहब ने अपने लोगों को हौसला बढ़ाते हुए कहा
अरे मुझे मालूम है, बाबा साहब को मालूम था नेहरू क्या कर सकता है। बाबा साहब ने कहा मुझे मालूम है मेरे दुश्मन क्या क्या हथकंडे कर सकते हैं, मैं अभी भी जिंदा हूं। जिस आदमी ने, मैं ही आपको अधिकार दूंगा, आप चिंता मत। हम उस समय जस्टिस सावंत साहब को मिलने गए, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मेश्राम साहब ने कहा सावंत साहब को मिलो, उनकी भी सलाह कर दिया। आज एक मातंग आदमी ने, एक अछूत आदमी ने, एक भंगीर आदमी ने आज धर्मांतर कर दिया और कल वो अमीर हो गया। मान लो आज धर्मांतर कर दिया, क्या उसकी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक जीवन में रातों रात कोई परिवर्तन हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो उन्होंने कहा ऐसा कर नहीं सकते। तो हमने उनको पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, तो उन्होंने कहा आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि भारत की प्रजा को वंश, जाति, धर्म, वर्ण, भाषा, लिंग इसके आधार पर भेदाभेद नहीं किया जाएगा। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में पहले लिख कर रखा, बाद में धर्मांतर किया। बाबा साहब अंबेडकर जो जेब में है वो कह रहे थे, वो संविधान का ये आर्टिकल है। तो इसीलिए मामला यहीं पर आ गया कि जिस भाई ने हमें यह सवाल पूछा, हो सकता है जिज्ञासावश पूछा हो कि बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ी, तो यह सवाल अगर जिज्ञासावश है तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड जानकारी देता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर की ही संस्था है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। मगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को आज लीगल वे में आरएसएस के लोग चला रहे। बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण होने के पश्चात दादा साहब गायकवाड़ को लगा कि बाबा साहब का बेटा आरबीआई का अध्यक्ष बना, तो दादा साहब ने बुद्धिस्ट सोसाइटी को, दादा साहब ने भैया साहब को दे दिया और भैया साहब को माध्यम के आरबीआई की सभाएं होती थी। दादा साहब ने साहब को बाईपास कर दिया। यशवंत अंबेडकर उर्फ भैया साहब अंबेडकर। भैया साहब अंबेडकर का निधन होने के बाद उसके ट्रस्टी महाराज चैरिटी का एप्लीकेशन सैंक्शन हो गया। इन्होंने एक नई संस्था रजिस्टर कर दी और उस संस्था को नाम मिला भारतीय बौद्ध महासभा। अब इसका उनको लेटर भी इशू हो गया। जब ये खबर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के अलग अलग राज्यों के जो ट्रस्टीज लोग थे, इनको खबर पता चली, तो उनको लगा कि अगर हम बाला साहब अंबेडकर का विरोध करेंगे और मीराबाई अंबेडकर का विरोध करेंगे तो समाज भावनावश उनके साथ जाएगा, सिद्धांत को छोड़ देगा और इससे इस संस्था का पतन हो जाएगा, जैसे आरपीआई का हो गया है, बाकी संस्था का हो गया है। कम से कम ये संस्था बचनी चाहिए। तो उन्होंने अकल लगाई और उनको कुछ कहे बगैर चैरिटी कमिश्नर को एप्लीकेशन डाला कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसके हम भैया साहब अंबेडकर के साथ से लेकर अभी तक हम ट्रस्टी है और हम बाबा साहब के नेक अनुयायी है, इसीलिए हमें ट्रस्टी बनाया गया है। मगर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये अंग्रेजी नाम है, याद रखो। बाबा साहब अंबेडकर अनपढ़ों की लड़ाई लड़ रहे थे मगर आइडेंटिटी ग्लोबल दे रहे थे। जितने भी संस्था है सारी संस्थाओं के नाम अंग्रेजी है। लेबर पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी अंग्रेजी नाम, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन अंग्रेजी नाम, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अंग्रेजी नाम। शैक्षिक संस्था बनाई उसका नाम है पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी, अंग्रेजी नाम। और जो जो संस्था बनाई उन सभी का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, ऐसे नहीं बनाया। तो चैरिटी कमिश्नर ने एग्री किया, चैरिटी कमिश्नर ने मान्य किया कि हमसे गलती हुआ है। चैरिटी कमिश्नर ने फैसला दिया, 86 को फैसला दिया और फैसले में कहा कि इन लोगों ने, बाला साहब अंबेडकर और मीराबाई के लोगों ने हमारे कर्मचारी को घूस दिया और हमारे कर्मचारी ने भी घूस लिया। अब उसकी हम अलग से इंक्वायरी करते हैं और वो हमारे पास आई, हमने भी साइन कर दिया। मगर जब ट्रस्टी लोग हमारे पास आए कि एक ही संस्था को दो अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों है, तब हमें पता चला ये अनुवादित नाम है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया
कि बाबा साहब की संस्था है। बाबा साहब अंबेडकर की संस्था का नाम भारतीय बौद्ध महासभा नहीं है, वो अनुवादित नाम है, वो इंक्लूडेड है, मगर ये एक ही संस्था के 2 रजिस्ट्रेशन नंबर क्यों? ये जो सवाल थे इसका फैसला दिया और वो फैसले की कॉपी अब हमारे पास है। लीगली बोल रहे, विरोध करने के लिए विरोध नहीं कर रहे, सिद्धांत के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने भारतीय बौद्ध महासभा का जो रजिस्ट्रेशन था वो डिप्टी चैरिटी कमिश्नर मिस्टर वनारसे साहब ने उसको रद्द घोषित किया, अवैध घोषित किया, मगर फैसला सुनाते हुए उन्होंने ही सवाल खड़ा किया कि बाबा साहब अंबेडकर के संस्था के साथ अगर कोई दूसरा आदमी इस तरीके का व्यवहार करता तो लोग उसको क्या कहते? उन्होंने सवाल किया, अगर ऐसा व्यवहार कोई किसी भी आदमी ने अगर किया होता तो समाज उसको बहुत बहुत बुरा कहते। मगर अब मेरे ही सामने वनारसे साहब कह रहे, मेरे ही सामने सवाल है कि बाबा साहब अंबेडकर के खानदान के ही लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया, बाबा साहब अंबेडकर ने अपने मृत्यु के पहले उनको मालूम था मेरे चले जाने के बाद हो सकता है मेरे कार्यकर्ताओं में या मेरे परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद हो सकता है, तो बाबा साहब अंबेडकर को डोनेशन से एक जगह जमीन मिली थी, बड़ी जमीन थी, बड़ा प्लानिंग था, बड़ी योजना थी, वो मुंबई में थी और वो जमीन करोड़ों रुपए की थी। तो वनारसे साहब कह रहे बाबा साहब की करोड़ों की जमीन बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पीपल इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के नाम पर थी, उस जमीन पर अगर कब्जा करना है तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को अपने पास लाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। साथियों, ये उनका पुराना इतिहास हो गया। आज वर्तमान में क्या है? एक ट्रस्टी आदमी था, हम लोगों ने अशोक अंबेडकर को, वो हमारे पास आए, राजरत्न अंबेडकर हमारे पास आए, कहे कि हमारा परिवार का झगड़ा है, इसमें बाबा साहब की संस्था की जान जा रही है, हम चाहते हैं संस्था बचे, इसके लिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं हमको वकील दो। हमने सुप्रीम कोर्ट में वकील दिया, उनको अठोले के लोग, रामदास अठोले के लोग सुप्रीम कोर्ट में ना पहुंचे, इसके लिए धमकियां देते थे। हम वेस्ट यूपी से बामसेब के लोग वहां भेजते थे ताकि उनको कोई डरे नहीं। फिर फैसला हम जीत गए। जीतने के बाद राजरत्न अंबेडकर ने जो संविधान में नहीं लिखा वो चमत्कार कर दिया, अपने ही परिवार के 7 लोगों को बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मेंबर बना दिया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनको ही हमारे आदमी ने प्यार से पूछा, उनका पक्ष लेकर पूछा, तो उसने कहा जब से विवाद चल रहा है तो बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी चैत्य भूमि पर आते हैं तो नमन करते हैं, बाबा साहब तुम्हारी वजह से कपड़ा है, तुम्हारी वजह से जिंदगी है, 100 रुपए 10 रुपए डालने से कोई नुकसान नहीं होता। वो जो वहाँ पैसा इकट्ठा होता है विवाद होने के कारण वो सारा पैसा सरकारी कस्टडी में जाता है। ये जानकारी मिली है। जब से विवाद है आज तक 92 करोड़ रुपए वहाँ इकट्ठा है। मुंह में पानी आ गया, लालच पैदा हो गया और इस संस्था पर कब्जा कर लिया। जो पद नहीं था कार्यकारी अध्यक्ष खुद कहना शुरू कर दिया। फिर बाद में 2 ही ट्रस्टी थे, एक अशोक अंबेडकर जो अशोक मुकुंदराव अंबेडकर के बेटे थे और दूसरे थे पीजे ज्योतिकर गुजरात के। अब अशोकराव अंबेडकर का निधन हो गया कोरोना काल में, पीजे ज्योतिकर का निधन हो गया। अब लीगल पॉइंट किसके साथ संस्था रहेगी? तो चंदू, मुझे कहने में अफसोस होता है कि इन लोगों हमको है बाबा साहब अंबेडकर हमारा बाप है, संस्था बचनी चाहिए, मगर जो लोग भावनावश बाबा साहब अंबेडकर की संस्था को क्यों नहीं चला रहे, कह रहे हो अरे इसका इतिहास तो सुनो, जो दर्दनाक इतिहास है। अपनों ने हमारे साथ धोखा किया, वो दूसरे लोग छोड़ो, अपने हमारे लोगों ने हमारे साथ धोखा किया। आज उस संस्था को बचाने के लिए पीजे ज्योतिकर आरएसएस के मंच पर जाने वाला आदमी, आरएसएस ने उसको ट्रैप कर लिया। शुरू में हो सकता अच्छा हो, मगर पीजे ज्योतिकर का आदमी है चंदू पाटिल। अब चंदू पाटिल ने योजना बनाई, राजरत्न अंबेडकर को किक आउट कर दिया क्योंकि उसके पास ट्रस्टी है ही नहीं, अधिकारी इसके पास है। अब उसने योजना बनाकर क्या कर दिया, भीमराव अंबेडकर को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। अब कार्यकारी अध्यक्ष पद द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली है नहीं, उनको बनाया ताकि हो सकता है वो पैसा वो लेना चाहते होंगे या बीजेपी के इशारे पर वो ये काम करना चाहते होंगे। हम ये इस जानकारी के आधार पर आपको बता रहे हैं।
बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया अगर चलती तो हमें बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की बनाने की जरूरत नहीं थी। नंबर 1 मुद्दा, हमारे लोग भावनावश है, साधन और साध्य में फर्क नहीं करते। बाबा साहब अंबेडकर का ऑब्जेक्ट है भारत बौद्धमय करना या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ही चलाना। बाबा साहब अंबेडकर का जो ब्लूप्रिंट है उसके ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, हमारा अपना कोई एजेंडा नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का जो एजेंडा है यही एजेंडा लेकर हम कार्य कर रहे हैं। मगर हम लोग भी उनके प्रति करुणा करते हुए हम हमारे समाज के लोगों को कहते हैं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के लोग अगर आपको मिलने आते हैं उनको बिठाओ, वो हमारे धर्म भाई है, हमारे बुद्धिस्ट भाई है, और उनको साथ में लेकर ही लड़ो। बहुत सारे जिले सम्मेलन में वो आते हैं और जब वो हमारी बात सुनते हैं कहते हैं बाबा साहब का तो यही ऑब्जेक्ट था, आप लोग यही काम कर रहे हो, हम विरासत बचाने के लिए काम कर रहे हैं, हम हमारे लोगों में झगड़ा करने के लिए संगठन नहीं बनाए। हम जो मुद्दे बना रहे हैं ये मुद्दे पर वो लड़ाई तो लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहे, वो तो आपस में लड़ाई लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि आज भीमराव अंबेडकर के पास भी उसका लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, चंदू पाटिल के पास भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, पीजी ज्योतिकर ट्रस्टी चले गए, अशोक अंबेडकर जी चले गए, और आरएसएस बीजेपी के लोग पीजी ज्योतिकर का इस्तेमाल करके साकेत में जो खानदेश के एम्प्लॉय लोग गए थे, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है रासू गवई के खानदान का एक जज मोदी की वाहवाही करते हुए कह रहा था, जिन बौद्धिस्ट कर्मचारियों ने कहा था साकेत की खुदाई में बौद्ध विहार के अवशेष मिले, तो रासू गवई के खानदान का जज कह रहा है कि इनके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करो, इनके पास पैसा कहां से आया। साथियों, इस तरीके से देखा जाए धार्मिक पतन हमारे लोगों का, धार्मिक संस्थाओं का पतन, राजनीतिक संस्थाओं का पतन हो रहा है, और होने के पीछे साधन और साध्य का हम लोग अंतर नहीं समझ रहे। इसलिए हमने योजना बनाई, हम लंबी रेशा खींचेंगे, हम उनके लिए या उनको नीचा दिखाने के लिए काम नहीं कर रहे। हमारे पास सिद्धांत है, बाबा साहब अंबेडकर के उसूल और आदर्शों पर हम चल रहे हैं, और यकीनन आज हम 25 राज्यों का अधिवेशन करने लायक बन गए। इसका मतलब समाज को ये बात सिद्धांतता सही लग रही है। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय बौद्ध महासभा के जो भीमराव अंबेडकर जी है या बाला साहब अंबेडकर हैं या मीराताई अंबेडकर हैं, इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम उनका समर्थन एक शर्त पर कर सकते हैं। भले हमारी अलग संस्था हो, भले ही बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क एक अलग संस्था हो, मगर एक मुद्दे पर हम उनका समर्थन जरूर करेंगे, और वो मुद्दा है महामानव डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है, उनकी हत्या हुई है। ये बात भैया साहब अंबेडकर ने, मुकुंदराव अंबेडकर ने और लगभग 90 लोगों ने, डीआईजी सक्सेना आयोग जो बाबा साहब अंबेडकर की मौत की जांच करने के लिए बना था, बड़ा रिपोर्ट बना हुआ है, मगर वो खुद को बाबा साहब के वारिस कह रहे हैं, मगर डीआईजी सक्सेना का रिपोर्ट सार्वजनिक करो, इसके लिए वो आवाज नहीं उठा रहे। अगर बाबा साहब अंबेडकर की हत्या ब्राह्मणों के द्वारा, नेहरू के द्वारा, सविता कबीर के द्वारा, डॉक्टर मालवणकर के द्वारा हुई है, ऐसा भैया साहब, ऐसा बाला साहब अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, मीराताई अंबेडकर करते हैं, तो हम कहेंगे वो सही विचार के, सही उनके खानदान के वारिस है, कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो ये बात कहते नहीं। अभी मेरे पास जानकारी आई है, कोई प्रोफेसर मांडे, कोई प्रोफेसर धोंडे औरंगाबाद का, और एक पैंथर की स्थापना करने वाला, उनके साथ रहने वाला एक व्यक्ति है, राजा ढाले के साथ एक था, वो दूसरा एक व्यक्ति है जो जिंदा है, और वो मार्गदर्शक है बाला साहब अंबेडकर के। अब मुझे उनका याद नहीं आ रहा, राजा ढाले के साथ रहते हैं। उन्होंने अंबेडकरी चळवळी का इतिहास लिखा है अभी 2-3 खंडों में। जवी पवार और प्रोफेसर धोंडे औरंगाबाद का, ये दोनों लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं कि चांगदेव भवानराव खरमोड़े ये बाबा साहब अंबेडकर का विरोधी था, ऐसा उन्होंने लिखा। खैरमोड़े जैसे आदमी के कारण राइटिंग एंड स्पीचेस की स्कीम बनाई गई। बाबा साहब अंबेडकर का लिटरेचर कैसा होना चाहिए,
या किन किन ग्रंथों की सूची बनाई जानी चाहिए, ये खैरमुड़े साहब ने लिखी। अब वो किसका पक्ष ले रहे हैं? वो धनंजय कीर का पक्ष ले रहे हैं, प्रोफेसर धोंडे। और जवी पवार किसका पक्ष ले रहे हैं? माई साहेब अम्बेडकर का पक्ष ले रहे हैं। अब किसका पक्ष ले रहे हैं? धनंजय कीर का पक्ष ले रहे हैं। धनंजय कीर सावरकर भक्त था और खैरमोड़े ने उनका क्या बिगाड़ा है? खैरमोड़े ने 12वें खंड में हर दिन की खबर लिखी, माई साहब का बाबा साहब का कैसा झगड़ा हुआ, नेपाल में क्या हुआ, दिल्ली के 26 आलीपुर रोड में क्या हुआ, आखिर में बाबा साहब ने किसको लेटर लिखा। जब डीआईजी सक्सेना आयोग आया तो खैरमोड़े ने भी साक्ष्य दिया और 6 पन्ने का साक्ष्य खुद खैरमोड़े ने लिख कर दिया, इसी औरत ने बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या की है। और बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा नियुक्त खैरमोड़े ऑथेंटिक चरित्रकार थे और उसके ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर के सलाहकार कहने वाले जवी पवार और यहाँ कोई गायकवाड़ है जो प्रकाशक है औरंगाबाद का, उसका कोई प्रकाशन है, कौशल्या प्रकाशन। मैं इस मंच से कौशल्या प्रकाशन के गायकवाड़ को अपील करता हूँ कि प्रोफेसर धोंडे और जवी पवार की एक एक बात को मैं हवा में उड़ा दूंगा। हमारे पास प्रकाशन है, मगर वो खैरमुड़े का अपमान नहीं है, बाबा साहब का अपमान है। खैरमुड़े का अपमान नहीं है, बाबा साहब का अपमान है। तुम्हारे लोगों के हर बात का मैं जवाब दूंगा। क्या तुम प्रकाशित करते हो? अगर तुम प्रकाशित नहीं करते हो तो तुम कौन हो? तुम तो दलाली करने का काम कर रहे हो, ब्राह्मणों से सुपारी लेने का काम कर रहे हो। मालूम है ये धनंजय कीर ने बाबा साहब के बारे में कितना भद्दा, बुरा और कितना गलत लिखा है। बौद्ध धर्म के बारे में धनंजय कीर ने अम्बेडकर चरित्र में क्या लिखा मालूम है? ये जो बुद्ध धर्म है इसका उन्होंने नाम दिया, ये क्या है बोले? प्रोटेस्टेंट बौद्ध। बौद्ध धर्म क्या है बोले? प्रोटेस्टेंट हिंदू। ये प्रोटेस्टेंट हिंदू है, ये बाकी जो है ये हिंदू है और हिंदू से निकला हुआ ये एक उसकी शाखा है। तो इस कीर ने अंबेडकर चरित्र, बाबा साहब अंबेडकर चरित्र में बाबा साहब के धर्मांतर का एक शब्द में मूल्यांकन किया। अंबेडकर का धर्मांतर क्या है? ये प्रोटेस्टेंट हिंदू है। इसलिए जवी पवार को इशारा कोई और दे रहा है और इशारा देने में शायद बाला साहब अम्बेडकर भी हो सकते हैं, शायद समाजवादी ब्राह्मण भी हो सकते हैं। और उसकी वजह भी है क्योंकि उनकी बीवी ब्राह्मण है। अब उनको भी लग रहा होगा इनका रोकना होगा, इनको रोकना होगा। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या हुई है और हत्या की वजह भारत बौद्ध में घोषित करने की वजह है। बाबा साहब अम्बेडकर का नैसर्गिक मृत्यु नहीं हुआ है और ये बात उनके खानदान के लोगों को कहना चाहिए, मगर कह नहीं रहे हैं क्योंकि उनको बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति ही नफरत है। बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति ही उनको नफरत है। और इसकी वजह क्या हो सकती है? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1955 में भैया साहब अम्बेडकर को खत लिखा और वो खत की कॉपी गलती से एक संपादक ने मुझे कहा, कॉपी राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 21 में प्रकाशित करता हूं कि तुम घनश्याम गुरुजी को वो तुम्हारे ऊपर जो बकाया पैसा है उसका हिसाब दो। और तुम्हारी मुझे हर दिन कंप्लेंट आती है, तुम मेरे बेटे हो, अब तुम दावा नहीं कर सकते कि इस प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। बाबा साहब अम्बेडकर इसलिए महान नहीं है, वो जो बोले वो अपनी जिंदगी में जिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने बेटे को लिखित में कहा, तुम्हें तुला अपेक्षा जास्त दिले है, तुम्हें मैंने उम्मीद से ज़्यादा दिया है और मैं बॉम्बे आने तक पहले वो मामला रफा दफा होना चाहिए, नहीं तो फिर मैं ये बात भूल जाऊंगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हें लीगल नोटिस भेज सकता हूँ। और ये बॉम्बे आने के पहले ये मामला रफा दफा चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने सिद्धांत के को भी नहीं बख्शा है, किसी को भी नहीं बख्शा है। सेक्रेटरी रह चुका आदमी पीएम असं मानतो की ज्यावेळेस एखाद्या संघटना तो वरिष्ठाने तो विवाद मिटवण्याची भूमिका घेतली पाहिजे, विवाद वाढवण्याची नाही। गायकवाड आपल्या पक्षामध्ये जी दुही आहे, जो काही गटबाजी आहे, त्याला एक मात्र तुम्ही कारणीभूत आहात।
गायकवाड़ ने नासिक में ही बुद्ध धर्म का अपमान किया और बुद्ध को बुद्धू कहा था, तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1954 में जो लेटर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम नंबर 21 में प्रकाशित है, बाबा साहब ने दादा साहब गायकवाड़ को भी नहीं बख्शा और गायकवाड़ को कहा, तुम्हारे को मैंने हर एक सवाल का जवाब दिया, कोई मेरे साथ आए या न आए, मैं बुद्ध धर्म का रास्ता कभी नहीं त्यागने वाला हूं, मगर मैं तुम्हें अपने मुंह से कैसे कहूं कि तुम मेरे दोस्त हो। गायकवाड़, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, तुमने मेरे पीठ में छुरा घुसाए। ये राइटिंग एंड स्पीचेस में उपलब्ध है। मैं केवल भैया साहब अंबेडकर का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, आम लोगों को अभी मालूम नहीं है। साथियों, ये मामला है, हम उनके व्यक्तिगत तौर पर विरोधी नहीं है। बाबा साहब अंबेडकर का डीएनए और हमारा डीएनए एक है, बुद्धा का डीएनए और हमारा डीएनए एक है। बुद्धा भी मूल निवासी का आंदोलन चला रहा था और हम भी मूल निवासी का आंदोलन चला रहे। बाबा बुद्धा ने राहुल को संघ का प्रमुख नहीं बनाया, बाबा साहब अंबेडकर ने भैया साहब अंबेडकर को अपने पश्चात अपनी संस्थाओं का प्रमुख नहीं बनाया। नेतृत्व करने का मामला जेनेटिक नहीं आता है, नेतृत्व करने का मामला याद करो ज्योतिबा फुले और बाबा साहब का डायनेस्टी याद करो। बाबा साहब इधर नासिक में आकर के कोई किधर भी जाए, मगर मैं ज्योतिबा का रास्ता त्यागने वाला नहीं हूं और मुझे कहने में कोई शर्म भी नहीं लगती कि मैं ज्योतिबा फुले का कट्टर अनुयायी हूं। और हमें गर्व होता है कि हम बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी है, इसलिए उनके मिशन को चला रहे हैं, किसी को कम दिखाने के लिए नहीं चला रहे। ये उस सवाल का जवाब है। मैंने वो सवाल की वजह से ये थोड़ी बात बता दी, क्योंकि ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, केवल महाराष्ट्र के लोग नहीं सुन रहे, ऑल इंडिया के लोग सुन रहे। ये मामला व्यक्ति विशेष का नहीं है, ये मामला सिद्धांत का है। सिद्धांत ही हमेशा जीतते हैं, मगर सिद्धांत व्यक्ति नहीं होते, सिद्धांत को अमल करने वाले व्यक्ति होते हैं। आज हम बाबा साहब के बच्चे बनकर काम कर रहे हैं। धन्यवाद। सर, खूप खूप धन्यवाद. बौद्ध विरासतीचं जतन